Okay, so welcome back and this is lecture number 33. फाइन. और क्या डिस्कस करना है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसको हमने एंड किया कहाँ पर कि जो फर्मी डिराक गैस है दैट इज एट 0 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं. और जीरो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलते हैं. यहाँ पे ही लिखा था अपन ने. ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं. और टॉपिक था आपका फर्मी गैस. फर्मी डिराक गैस बोल दो या फर्मी गैस बोल दो. ठीक है, फर्मी गैस एट T इक्वल टू 0 केल्विन. ठीक है, या T टेंस टू 0 केल्विन इज द सेम थिंग. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि T टेंस टू 0 केल्विन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वैसे तो. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो बात थी वो ये है कि स्ट्रॉन्गली डीजनरेट गैस है. स्ट्रॉन्गली डीजनरेट गैस है. ये आप ऑलरेडी देख चुके हो कैसे, क्योंकि T लेस देन T फर्मी पर स्ट्रॉन्गली डीजनरेट होती है और T इक्वल टू 0 केल्विन पर तो स्ट्रॉन्गली होगी. सही है नहीं है? होगी. ये पूरा लिख देना, स्ट्रॉन्गली डीजनरेट होती है और इस पे तो होगी. सही है. और अगर ऐसा है तो इसके लिए A लेस देन 1 डीजनरेट है. ये चीज़ होगा. ठीक है, जो अदर फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं कि भाई म्यू है वो E फर्मी के बराबर होता ही है. और अब की बार T इक्वल टू 0 केल्विन पर बात कर रहे हैं तो म्यू E फर्मी एट 0 केल्विन. ठीक है, ये है फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन. ठीक है, और अल्फा क्या होगा यहाँ पर, अगर A पॉजिटिव है तो A इक्वल टू क्या था, E का पावर माइनस अल्फा एंड तो फर्मी एनर्जी भी पता लग जाएगा यहाँ से. तो E का पावर माइनस अल्फा का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है भाई, ये तो होता है E की पावर x का और ये होता है आपका E की पावर माइनस अल्फा का. सॉरी, तो A ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब अल्फा क्या है, लेस देन 0. सही है. अगर अल्फा लेस देन 0 है, यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बाई KT होता है, यानी कि माइनस E फर्मी बाई KT. और फिर यहाँ पर E फर्मी क्या होगा, अगर अल्फा लेस देन 0 है तो E फर्मी पॉजिटिव वैल्यू होगी. ठीक है, E फर्मी 0 पॉजिटिव हो. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको पता होना चाहिए, जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ है वहाँ से डायरेक्ट है, आप समझ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा. फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन एट T टेंस टू 0 केल्विन, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है बट फिर एक बार वापस से. तो एफ ऑफ ई क्या था भाई, 1/E का पावर अल्फा प्लस बीटा E प्लस 1 होता है और अल्फा इक्वल टू वो आप डाल ही दोगे माइनस म्यू बाई KT, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये सब आपने किया हुआ है पहले से ही. ठीक है, तो इसको मैं एफ ऑफ ई को डायरेक्ट लिख देता हूँ. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो ये होगा आपका 1 when E इज लेस देन E फर्मी एंड 0 when E इज ग्रेटर देन E फर्मी एंड इट्स हाफ when E इक्वल टू E फर्मी. फाइन. और अगर ग्राफ के फॉर्मेट में बात करें, देखो मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा से, एक बार बता दूँ क्लियर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसमें एक बार वापस से अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले डिस्कशन हो गया दैट्स फाइन. ठीक, तो यहाँ पर ये कैसे होता था, ई फर्मी, अगर यहाँ पर कोई ई फर्मी वैल्यू है
तो वहाँ तक तो ये चीज़ है, यहाँ पर E है और ये एफ ऑफ E है, ठीक है इधर, और ये 1 है। तो E लेस देन E फर्मी पर, 0 से E फर्मी के बीच में दिस इज़ 1 एंड आफ्टर दैट इट इज़ 0, ऐसे बना देंगे आप। और इसी वैल्यू पर ये है हाफ, और यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और अब बात करते हैं सबसे पहले तो फर्मी एनर्जी क्या होती है, ठीक है। चलो फर्मी एनर्जी क्या होती है, फिर बात करते हैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अरे यार ये टॉपिक तो रहने दो ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। फर्मी गैस एट T टेंड्स टू 0 केल्विन, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको मिटा नहीं रहे। तो सबसे पहले बात करनी है व्हाट इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी एट T इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है, इसी पर। और ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हो आप, ई फर्मी 0 की। ये क्या है देखो, दिस इज नॉट बोस-आइंस्टीन गैस कि T बहुत टेम्परेचर बहुत लो है तो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में भाग जाएंगे, सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में कंडेंस हो जाएंगे, वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। T इक्वल टू 0 केल्विन पर भी जो आपके पार्टिकल्स हैं वो लेवल्स में रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके मान लो लेवल होंगे कुछ, इनका कुछ डिजनरेसी होगा, G1, G2, G3, G4, G5, सही है। और यहाँ लेट ये 3 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, ये 3 हो, डिजनरेसी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, ये 2 हो। तो अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के एनर्जी लेवल्स हैं और इसमें अगर मैं फर्मियोन्स को फिल करूँ और T इक्वल टू 0 केल्विन पर मामला है ये, या फिर टेंड्स टू कर दो, एक ही चीज़ है यार, इससे कंफ्यूज मत हो ना। इस पर ये पूरा मामला हो रहा है क्योंकि मेरे को फर्मी एनर्जी और T इक्वल टू 0 पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजनरेसी 3 है तो हर लेवल में एक एक पार्टिकल, 3 हो जाएंगे क्योंकि ये आगे सब 3 सब लेवल में टूटेगा, इस वजह से 3 फिल कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि फर्मियोन्स तो एक ही आएगा, हाँ एक लेवल में एक ही है क्योंकि आगे स्प्लिट होगा ना, एक्चुअल में ये वाली सिचुएशन है ये, ठीक है। तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में यही बना रहा हूँ। तो यहाँ 4 पार्टिकल बनाने चाहिए मेरे को, यहाँ 6 बनाने चाहिए, यहाँ पर 3 बनाने चाहिए, यहाँ 2 बनाने चाहिए। तो इस टाइप से कुछ सीन होगा वहाँ पर। अब फर्मी एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी is the energy value of the highest occupied level of the highest occupied level एक मिनट, फर्मी एनर्जी या टेम्परेचर T बोल देते हैं इसको, फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T यानी कि ई फर्मी T, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। एंड इज एनर्जी वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट टेम्परेचर T, एनर्जी वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, ठीक है। अभी मैंने ये जनरल डेफिनेशन बोला है इसको, ठीक है। अगर हम T इक्वल टू 0 केल्विन पे बात करें यानी कि ई फर्मी एट 0 केल्विन बात करें तो ये क्या है, एनर्जी वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट T इक्वल टू 0 केल्विन। अब मतलब समझो इस चीज़ का, देखो ये आप पे बहुत सारे लेवल है और T इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ पर और भी लेवल हो, E6, G6 इक्वल टू 3 हो, E7 भी हो, G7 इक्वल टू कुछ भी आपका 4 हो,
तो t इक्वल टू 0 पर ये सीन हो, इसका मतलब ये है कि कुछ लेवल्स फील्ड है और कुछ लेवल अनफील्ड है, वहाँ पर कुछ भी पार्टिकल नहीं है। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल है वो कौन है? E5। भाई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल कौन है? E5। तो E फर्मी इक्वल टू क्या होगा? हियर इन आवर केस, इन आवर एग्जाम्पल, E फर्मी इक्वल टू, E फर्मी t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ ना। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल कौन है भाई? E5। ठीक है, दिस इज द थिंग। फर्मी एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, उसका ये जो वैल्यू है, इसलिए मैं वैल्यू लिखा। फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T, यानी कि फर्मी एट T इज द एनर्जी वैल्यू of the highest occupied level at temperature T. This value E5 is Fermi energy at temperature T, whatever the temperature is there. यहाँ पर T equal to 0 है तो E Fermi 0 is E5। ठीक है, अगर T होता तो E Fermi T E5 होता। This is the definition. Fine। अच्छा अब बात करें, एक होता है जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी देखो क्या होता है। जीरो पॉइंट एनर्जी ई नोट से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है? एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट T इक्वल टू 0 केल्विन इज जीरो पॉइंट एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हियर इन आवर एग्जांपल कितना हो जाएगा? ये जो भी आपने डायग्राम बनाया उसके लिए। ठीक है, ई नोट क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन पर, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी है। ठीक है, ई नोट। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट T इक्वल टू 0 इज 0 पॉइंट एनर्जी। ओवर एंड आउट फाइंड आउट करो टोटल एनर्जी। देखो ये पूरा सिस्टम आपका, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई? 3 पार्टिकल आपके E1 लेवल में है, 3 पार्टिकल्स आर इन E1 लेवल, तो ये एनर्जी होगी। 4 पार्टिकल्स आर इन E2 लेवल, तो 4 पार्टिकल्स इन E2 लेवल, ये एनर्जी हो गया। पूरे सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करना है। 6 पार्टिकल आर इन, 6 है ना यहाँ पे 3 लेवल में, 6 इंटू E3 प्लस 3 पार्टिकल है यहाँ पे 3 इंटू E4 प्लस 2 पार्टिकल है यहाँ पे E5। यहाँ पर एक भी हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ जाता। ठीक है, जरूरी नहीं है जितना डिजनरेसी उतना ही पार्टिकल हो यहाँ पे। फाइन, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका टोटल एनर्जी एट T इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, और अब एक चीज़, फर्मी एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं और उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी डेफिनेशन समझ में आ गया कि एक्चुअल में होती क्या है। तो फर्मी एनर्जी इज जस्ट एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, 0 पॉइंट एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइन, चलो अभी बात करते हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि T इक्वल टू 0 पर लाइक बोस-आइंस्टीन गैस सिचुएशन नहीं है और क्लासिकल गैस की तरह भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, और मतलब ये सीन है, वैसा सीन नहीं है, कंडेंसेशन जैसा कुछ यहाँ नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। टॉपिक लिख के चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है। अभी राइट नाउ हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, 0 टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। ठीक है, ई फर्मी 0। चलो देखो, फर्मी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक फंडा दिमाग में सेट कर लो कि ऐसे कैलकुलेट होती है। कैसे? यूज फॉर्मूला फॉर
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ये फंडा है, ठीक है। तो अब बात करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, और वहां से आपको पता है ई फर्मी आएगा, ठीक है। टॉपिक से भटक रहे हैं बट भटक नहीं रहे, ठीक है, वो फंडा है। तो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पता होगा तभी तो हमको ई फर्मी आएगा। देखना कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे दिया जाएगा भाई, n इक्वल टू एन ऑफ ई डी, या फिर बोलूँ डी एन, ये आपको पता ऑलरेडी। डी एन क्या है कि ई टू ई प्लस डी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी रेंज, इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी। और डी एन को क्या लिख सकते हो, डी एन होता है एन ऑफ ई डी, इंट्रोड्यूस कराओ एन ऑफ ई डी। बट फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बट डिस्ट्रीब्यूशन, ओ नो नो नो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है भाई, एफ ऑफ ई की बात कर रहा हूँ, क्या होता है एन ऑफ ई ओवर जी ऑफ ई, होता है नहीं होता, जहाँ पर जी ऑफ ई क्या है, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट बोल दें, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट बोल दो, क्योंकि आप इसको ऐसी वे में जानते हो। तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ ई इंटू जी ऑफ ई, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दें तो एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ई, इसकी जगह जी ऑफ ई डी, सही बात है। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, एफ ऑफ ई की, ठीक है। एफ ऑफ ई क्या है भाई, एफ ऑफ ई है आपका टी इक्वल टू 0 केल्विन पर बात कर रहे हो ना आप, ध्यान रखें टी इक्वल टू 0 केल्विन पर क्या है ये, टी टेंस टू 0 केल्विन, अपना राज ना हो तो क्या है ये, 1 होता है अगर ई लेस देन ई फर्मी है तो, 0 होता है अगर ई ग्रेटर देन ई फर्मी है तो, हाफ होता है अगर ई इक्वल टू ई फर्मी है तो, ठीक है। मतलब ये वाला ग्राफ होता है। अब ग्राफ से याद रखो बेटर है, इस टाइप से ग्राफ होता है। याद है भाई सबको, तो ये तो एक चीज तो पता है हमको। दूसरा जी ऑफ ई क्या है भाई, जी ऑफ ई क्या होता है, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट है, डी ओमेगा ई ओवर डी ई होता है। ओमेगा ई क्या है, ये होता है जी एस इंटू डुअल इंटीग्रेशन डी एफ क्यू डी एफ पी डिवाइडेड बाई एच का पावर एफ, सही है। अच्छा जो अभी जो गैस है वो कंटेनर में है भाई, गैस अगर बोल दिया उसने भी अलग मेरे को डिस्क्राइब करना चाहिए था, ठीक है। कंटेनर में है तो एफ इक्वल टू 3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस गैस इज कंसिडर्ड इन कंटेनर सो एफ इक्वल टू 3। अगर एफ इक्वल टू 3 है तो इसको निकाल लो, कितना हो जाएगा ये जी एस। अच्छा एक इंटीग्रेशन इसके लिए है तो ये हो जाएगा डी क्यूब क्यू, एक इंटीग्रेशन इसके लिए है डी क्यूब पी ओवर एच क्यूब, सही है। ये आगे क्या हो जाएगा, ये फर्मी एनर्जी निकाल रहा हूं मैं ना, ध्यान रहे आपको। हाँ इनको मिटा सकते हैं, ये छोड़ देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा आगे, जीएस क्या है वहां पर, स्पिन डिजनरेसी।
जो भी आपके पार्टिकल होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन है 2 हो जाएगा, प्रोटॉन है तो 2 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। स्पिन डिजेनरेसी दैट शुड बी कंसिडर्ड, फाइन। तो ये हो गया GS भाई डी क्यूब, क्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम बाई एच क्यूब, डी क्यूब पी को क्या लिख सकते हैं 4πp² dp, ठीक है। अगर मैं इसको ई के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि अभी पी के फॉर्मेट में, तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है सिंस वी हैव कंसिडर्ड आइडियल गैस, आइडियल गैस कंसिडर किया ना इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, ये आपका कंसिडरेशन है आइडियल गैस के लिए, जो भी आपने जो आइडियल फर्मी गैस किया है उसके लिए। तो अगर आइडियल है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी वहाँ पे। तो p² इक्वल टू क्या है 2me, 2p dp क्या हो जाएगा 2me 2md dp क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, m/p, p क्या है √2me d। इस dp को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ, इस p को भी रख दूँ, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का क्या सीन हो जाएगा, GS V/h³ इंटीग्रेशन 4π एंड 4π को चलो बाहर लेंगे बाद में, p² की जगह क्या हो जाएगा 2me यहाँ पे, और dp इज दिस थिंग, md ओवर √2me, ठीक है। यहाँ से आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया GS इंटू 4πv ओवर h³, और ये √2me हो गया, तो √2m बाहर आ जाएगा, यहाँ से m बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा e⁻½ d, सही है ना। √2m बाहर आ जाएगा क्योंकि ये √2m बनेगा, और e⁻½ हो जाएगा, और m बाहर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो होता है, तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा, g(e) होता है dω/d, तो ये हो जाएगा GS 4π। ये एक बार है ना, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं एक बार इसको पूरा ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तुम यार छोटी छोटी चीज़ों पर कई बार फंस जाते हो। h³ है ना, √2m m e⁻³ डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा। और अगर मेरे को डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए, g(e) चाहिए, तो मेरे को इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा e के रेस्पेक्ट में। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, GS 4π v ओवर h³ √2m m 3/2 नीचे है, उसको पड़ा रहने दो। डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 सामने आएगा, उससे ये 3/2 कट जाएगा, और e का पावर क्या आएगा 3/2 - 1, दैट इज व्हाट e⁻½ मैं ये चीज़ यहाँ कर रहा था कि अगर इसका तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ये इंटीग्रल साइन हट जाता, और सेम चीज़ आप देख सकते हो। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट है, ठीक है। अभी आप पे ऑल मामला क्लियर है, मतलब f(e) है, g(e) है, और फिर आपको इसमें डालना है, दोनों को डालें। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि f(e) मेरे को चाहिए, ठीक है, इस वजह से। हैंस यहाँ से शुरू है ना भाई, हैंस n इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन f(e). f(e) क्या भाई, देखो 0 to E फर्मी तो 1 है, 1, और उस टाइम जो g(e) है उसको लिख दो, यह है GS 4πv ओवर h³ √2m m e⁻², यही तो है भाई, याद हो गया मुझे, तो देखो आपको भी याद हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, 1 इंटू g(e) लिख दिया, E इज लेस देन E फर्मी में 1 है। अच्छा, प्लस E फर्मी टू, अब नेक्स्ट जो देखो ये लिमिट यहाँ तक ले लिया आपने, अब E फर्मी टू इन्फिनिटी,
क्योंकि जो यहाँ पर लिमिट लगेगी वो 0 to इन्फिनिटी लगेगी अल्टीमेटली, और 0 to ई फर्मी में फंक्शन ये है 1, और ई फर्मी टू इन्फिनिटी में है 0, और जी ऑफ ई को यहाँ पर रखोगे आप, यहाँ डी ई हो रहेगा यार, सॉरी, प्लस 0 to इन्फिनिटी, सॉरी, ई फर्मी टू इन्फिनिटी 0 इंटू जी ऑफ ई डी ई, ये आपका आंसर आएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 है यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ई इक्वल टू ई फर्मी वाला क्यों यूज़ नहीं किया, भाई इंटीग्रेशन में ये चीज़ आएगी नहीं, 0 to ई फर्मी से इन्फिनिटी, सही है कि नहीं है, तो वो वाला फैक्टर जो ये है ये यूज ही नहीं होगा। तो जस्ट आप यहाँ से ग्राफ से देख के आगे से कर दिया करो, ताकि आपको ये चीज़ कंफ्यूज ना करे, ठीक है। हालांकि आप समझना चाहो तो समझ जाओगे, क्योंकि ई इक्वल टू ई फर्मी है तो वो इंटीग्रेशन में आएगा नहीं, क्योंकि जीरो इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी बात करते हैं, हमेशा रेंज में बात करते हैं। तो 0 to ई फर्मी और ई फर्मी से इन्फिनिटी, ये लिमिट लगेगी, ये रेंज है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है भाई। चलो तो ये 0 हो गया, तो अब तो कर देंगे आराम से। n इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो ये सब कांस्टेंट ही है, जी एस 4 पाई वी एच क्यूब अंडर रूट 2m m, और सिर्फ ये है, बिल्कुल सही है। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, देखो अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे t इक्वल टू 0 की बात हो रही है ना, तो ये जो ई फर्मी लिखा है ये एक्चुअल में ई फर्मी 0 है, ठीक है। तो ये बात मैं और अच्छे से प्रिसाइज कर दूँ। हालांकि फर्मी एनर्जी आप लिख सकते हो, आपको क्योंकि पता है कि आप काम किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ई एफ भी लिख सकते हो जस्ट, बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैं 0 टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। इसका देखो इंटीग्रेशन करो, क्या हो गया भाई, n इक्वल टू जी एस 4 पाई वी एच क्यूब अंडर रूट 2m m, ई की पावर हाफ का क्या हो जाता है भाई, ई की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, ई का पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट लगेगी 0 to ई फर्मी, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू जी एस 4 पाई वी ओवर एच क्यूब अंडर रूट 2m m, और ये हो जाएगा 2/3, नहीं हाँ 2/3, और ई फर्मी का पावर 3/2, ठीक है। लिमिट लगने के बाद ई फर्मी 0 वो लिख दो यार, कुछ भी लिख दो यार, इसको बहुत दुखी कर रहे हैं, का पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ से ई फर्मी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से, और रीअरेंज करो इसको, ई फर्मी का 3/2, ई फर्मी 3/2 क्या हो जाएगा भाई, ये रखना है यहाँ पर, बाकी सब स्टफ को नीचे ले आए इसके n के, तो n/v होगा यहाँ पर एक, तो सही बात है। और देखो क्या होगा, 4 पाई जी एस, ये एच क्यूब है ऊपर जाएगा, एच क्यूब ऊपर जाएगा, वो सब नीचे आएगा, जी एस 4 पाई वी को ले लिया मैं ऑलरेडी, अंडर रूट 2m m, और ये भी आएगा 2/3, तो 2 तो नीचे आएगा 3 ऊपर आएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, ये चीज़ आएगी। और तो ई फर्मी क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, n/v और इंटू, देखो यहाँ से 3/8 पाई हो जाएगा, यहाँ से 3/8 पाई और एच क्यूब और जी एस हो गया, जी एस हो गया, 4 पाई भी हो गया, रूट 2m, यहाँ से m का पावर अगर हम देखें तो कितना है, 3/2 है, और रूट 2 भी है यहाँ पर, बाकी आई थिंक सब कुछ आ गया, रूट 2 और ये रूट m को बाहर ले लिया मैंने, मतलब m की पावर 3/2 कर दिया, ठीक है। और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, क्योंकि ये पावर उधर गई है,
यानी कि यहाँ मैंने 2/3 मल्टीप्लाई किया, इधर 2/3 किया, यहाँ तो 1 हो गया, इधर ही हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका फर्मी एनर्जी। ठीक है, दिस इज योर फर्मी एनर्जी। फाइन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा ऐसे ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो ई फर्मी का डिपेंडेंसी है, ई फर्मी 0 है यार, प्लीज कोऑपरेट विद इट। ई फर्मी का जो डिपेंडेंसी वो कैसे है, देखो रो के ऊपर कैसे है, रो ये n/v, रो इक्वल टू n/v है, कोई दिक्कत नहीं, रो लिख दूँ, बहुत अच्छे से पता है अब तो। इसका पावर है 2/3। ठीक, और एक बाकी सब तो कांस्टेंट है, m के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। ई फर्मी 0 प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, तो 1/m। ये है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ ई फर्मी एनर्जी, ऑफ फर्मी एनर्जी। इन 3D केस। ठीक है, ये 3D का केस था, तो ये डिपेंडेंसी है। अगर मैं जनरल डिपेंडेंसी की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है उस चीज़ को, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे। अगर मैं जनरल डिपेंडेंसी की बात करूं, जनरल डिपेंडेंसी ऑफ ई फर्मी, अब फर्मी लिख रहा हूं मैं, इसको दुखी आ गया भाई, ठीक है ना। किस पे, रो पे, रो पे और मास पे। जनरल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे दे रखा हो E प्रोपोर्शनल टू PS दे रखा हो, P की पावर S, या फिर वैसे बोलूँ E इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा P का पावर S, ये अगर रिलेशन दिया हो और D डायमेंशन की बात कर रहा हो, इन D डायमेंशन, तो आपका ई फर्मी का जो डिपेंडेंसी है रो के ऊपर, वो क्या होगा, उसकी बात हो रही है। देखो ये क्या था, 3D का केस था, 3D केस था ये, एंड ई इक्वल टू क्या था यहाँ पर, p²/2m। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 2 है, अगर वहाँ से कंपेयर कराए तो, ठीक है, s की वैल्यू 2 है, और d इक्वल टू कितना है, 3 है। तो ई फर्मी क्या है यहाँ पर, रो का पावर 2/3, इसका मतलब क्या हुआ, s/d। तो इन जनरल डिपेंडेंस क्या हो गया, s/d। और मास के ऊपर, मास पे तो वही रहेगा 1/m ही, क्योंकि इसमें आया ही नहीं s और d वाला सीन कुछ, तो यहाँ पर ये रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे भी याद रखें मुझे नहीं पता, बट ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन है वो। ठीक है, तो पार्टिकल के मास पर और पार्टिकल डेंसिटी पर फर्मी एनर्जी इस वे में डिपेंड करती है फॉर दिस रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो लर्निंग है ना, मैं इसको कोने में लिख लेता हूँ, कहीं पे ऊपर लिख लेता हूँ। ई फर्मी का डिपेंडेंसी क्या है, आप थोड़ा सा याद रखना है उसको हमेशा, S/d, और मास पर 1/m है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, S/d। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 0 पॉइंट एनर्जी की। ठीक है, अभी फर्मी एनर्जी हो गया आपका, नेक्स्ट है 0 पॉइंट एनर्जी। कोई ना, इसको हटा लो तो यार ची, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ से करता हूँ मैं। 0 पॉइंट एनर्जी भाई होती क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट T इक्वल टू 0 केल्विन। ई नोट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट
T इक्वल टू 0 केल्विन। अच्छा, टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं भाई? टोटल एनर्जी को लिखने का तरीका क्या होता है? En ऑफ E D, सही है ना? या फिर आप कैसे लिखा ये भी देख लो भाई। डिस्क्रीट केस में क्या होता है? E समेसन NiEi, यही तो होता है। और कंटिन्यूस केस में क्या हो जाएगा फिर? E Dn, और Dn क्या होता है? N ऑफ E D, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो E नोट क्या हो जाएगा? E N ऑफ E DE, और सिंस F ऑफ E क्या होता है? N ऑफ E ओवर G ऑफ E, तो यहाँ से N ऑफ E को क्या लिख सकते हैं? F ऑफ E इंटू G ऑफ E, तो E नोट क्या हो जाएगा? E F ऑफ E G ऑफ E DE। अब आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए भाई। F ऑफ E तो क्या है? ये ग्राफ बना दो F ऑफ E के लिए। तो भाई ये 1 है E फर्मी तक, उसके बाद 0 है, और E फर्मी पर हाफ है, ठीक है। G ऑफ E क्या है? डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। ये आपने कैलकुलेट किया है, सेम वे में यहाँ पर होगा क्योंकि 3D का केस है, वही होगा ये। तो ये कितना आया था आपको अगर याद हो तो? GS थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, 4πV H क्यूब √2m m E का पावर हाफ। आई होप यार सही लिखा गया हो ये, ठीक है। अगर ये गलत होगा तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट आई थिंक सही है। सही है, ठीक है। अब वो तो मेरा टूल बॉक्स है, ठीक है। ये तो मेरा टूल बॉक्स है, यहाँ मैं काम करूँगा। तो इंट्रोड्यूस करा दो इसको। अगर ये एक्सप्रेशन इनकेस गलत भी हो ना, तो आप अपना जो सही है उसको इंट्रोड्यूस करा देना यहाँ पे, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो E नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो 0 टू E फर्मी में F ऑफ E क्या है? 1 है। F ऑफ E 1 है, तो F ऑफ E की जगह 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा E इंटू 1, E इंटू 1 G ऑफ E, यानी कि GS 4πV ओवर H क्यूब √2m m E का पावर हाफ, और DE कर दो जी, DE प्लस E फर्मी टू जो इन्फिनिटी है वो F ऑफ E 0 है, ये रहा ना, F ऑफ E 0 है, तो 0 इंटू E F और G ऑफ E DE, बट दिस इंटीग्रेशन विल बी 0, क्योंकि 0 का क्या इंटीग्रेशन होगा? 0। अब ये चीज़ बच गया, इसको सोल्व करो भाई। E नोट क्या आएगा आपका? देखो कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लो, GS 4πV ओवर H क्यूब और √2m m E का पावर हाफ, तो ये रहा, ये रहा, तो E का पावर 3/2 है यहाँ पर अभी। D 0 टू E फर्मी, ठीक है। इसको करो सॉर्ट आउट। E नॉट इक्वल टू हो गया GS 4πV H क्यूब √2m m E की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई? 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, तो लिमिट लगेगी तो E फर्मी 5/2 डिवाइड बाई 5/2, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका E नोट आ गया, फर्मी एनर्जी के फॉर्मेट में आया, ठीक है। अच्छा, एक जो फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन N क्या आया था आपका? N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आया था? GS 4πV H क्यूब √2m। आप अपना कॉपी में देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें तो सेम ही थी। यहाँ E की पावर हाफ का इंटीग्रेशन था बस, बाकी चीज़ें तो सेम थी। यहाँ अभी की बार E की पावर 3/2 है,
क्योंकि एक ई बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना यहाँ पे, ये वो पहले डी एन का ही था, तो उस व्याप पे मैं तो लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा ई की पावर हाफ का इंटीग्रेशन था, तो ई की पावर 3/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, नीचे 3/2 रहेगा उसमें। सही है। अच्छा, अब मैं एक क्रियाक्रम कर दूं, दिस डिवाइड बाय दिस कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा। हम काम तो कर चुके हैं अपना, टोटल एनर्जी जो है 0 पॉइंट एनर्जी है उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, बट कुछ क्रिया विधि कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या कि मज़ा आएगा, कर लेते तो फिर मज़े वाली चीज़ें करनी चाहिए। नहीं देखो, ई नोट बाई एन करो, लेट वी डिवाइड ई नोट बाई एन, तो दिस बाय दिस, जीएस से जीएस कटेगा, ये पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, ये भी पूरा इससे कट जाएगा, मामला बचा बस राइट में। तो ई फर्मी का पावर 5/2 एंड नीचे है 5/2 इनटू ये नीचे आएगा, तो ई फर्मी का पावर 3/2 और ऊपर है 3/2, ये मामला हुआ। अच्छा, ई नोट बाई एन क्या हो गया, ये 3/2 है, ये 5/2 है, कितना बचेगा 1 ई एफ, और ये 5/2 है, ये 3/2 है, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 1/2 ऊपर से नीचे से कट जाएगा, 3 ऊपर बचेगा, 5 नीचे बचेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये आया ई नोट इक्वल टू 3/5 एन ई एफ। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ई एफ वही है आपका 0 वाला ही। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। और अगर मैं अब बात करूं डिपेंडेंसी की, ई नोट का डिपेंडेंसी क्या है, रो के ऊपर। ठीक है, देखो डिपेंडेंसी ऑफ ई नोट, ऑन रो। देखो भाई, सिंस ई फर्मी तो कैसे डिपेंड करता है, रो का पावर एस अपॉन डी, आई थिंक आपको याद होगा, है भाई। अच्छा, एक एन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ई नोट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 वी एन बाई वी, भाई ऊपर नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ई फर्मी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी तो एक रो बन गया भाई, इस वी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो इस टाइप से ई जो 0 है उसका डिपेंडेंसी क्या हो गया, ई फर्मी का तो S/D है, और इसमें ये एक और जुड़ जाएगा, ये आपका डिपेंडेंसी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका जनरल वर्जन क्या है, यहीं पे लिख देना इसके सामने ही, इन जनरल। ये जो जनरल वर्जन, ये डिपेंडेंसी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, और एस वगैरह आपको पता है क्या है, एस है आपका ई इक्वल टू अल्फा पी के पावर एस, डी क्या है यहाँ पर डायमेंशन, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप ध्यान रखो इस चीज़ का, जितने भी डायमेंशन में आपकी बात हो रही है। यहाँ जनरल वर्जन क्या हुआ, देखो ऊपर 3 है, तो ये हुआ E0 इक्वल टू 3 यानी कि D और 5 है यानी कि D प्लस S, क्योंकि ये तो 3D के लिए था ना, 3D और E इक्वल टू P²/2m के लिए था, तो S इक्वल टू 2 केस था वहाँ पे, और D इक्वल टू 3 केस है, ये S इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 3 केस है, इस वजह से मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी ओड लग रहा होगा कि यार ये कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ ये सही थोड़ी है, बट एक्चुअल में ये होता यही है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का एक तरीका हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ होती ऐसे ही है, बट ये एक समझने का तरीका हो जाएगा, याद करने का तरीका हो जाएगा, खुद से बनाने का तरीका हो जाएगा कि यहाँ 3 है, 3D का केस था तो यहाँ D लिख दिया, 5 है तो D प्लस S लिख दिया। ठीक है, और फिर N ई फर्मी, ये आप
जनरल वर्जन है इसका, इस वाले रिलेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये डिपेंडेंसी हो गया रो पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। ये तो हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो तो हो गई। अब कुछ और भी चीज़ें पूछता है, देखो क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछता है 0 पॉइंट प्रेशर। 0 पॉइंट प्रेशर, देखो एज यू नो, एक चीज़ आपको पता है, फॉर ए गैस इन ए कंटेनर, एक गैस के लिए आपको पता है ना, कंटेनर में, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, क्या पता है कि U इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U, या E लिखूँ मैं, E इंटरनल एनर्जी, E इक्वल टू क्या होता है 3/2 nRT, या फिर मैं बोलूँ n अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हो और F उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो ये चीज़ F इंटू हाफ KT होता है कि नहीं होता भाई। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इंट मतलब क्या बोलते हैं हाफ KT कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि आपका जो केस है वो कौन सा है, E=P²/2m का केस है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3D पार्टिकल है, 3D मूव कर रहे हैं ना, वॉल्यूम है कंटेनर में, और F=3 है, तो E= ये आपको पता है कि 3/2 nKT होता है, पता है भाई सबको। और PV= क्या होता है, nRT आपने पढ़ा है वहाँ पे, ठीक है बचपन में, बट n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर, यहाँ ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल्स के फॉर्मेट में ये क्या हो जाता है nKT। ये बात अगर नहीं समझ आई हो तो अच्छे से समझ लो। यहाँ पर इस कॉलम में देखो PV= nRT आपने पढ़ा है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स भाई। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाद्रो नंबर। आप इसको इंट्रोड्यूस कराओ यहाँ पर, PV= n/NA RT। R/NA क्या होता है, या मैं बताऊँ कि आपको ये रिलेशन शायद याद हो, नहीं याद हो तो कर लेना। गैस कांस्टेंट और ये एवोगाद्रो नंबर और बोल्ट्जमान कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है, R=KNA होता है। और अगर R/NA की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो PV बराबर क्या हुआ nKT, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ले रखा है उसको, तो PV= nKT लिखूंगा। तो यहाँ से E= क्या हो गया 3/2 PV। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, अभी बॉक्स मत करो। बट ये रिलेशन क्या आपको पता है क्या, मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि मैं लिखा ना एज यू नो तो अगर नहीं भी पता था तो क्या ये रिलेशन समझ आया, आना तो चाहिए, ठीक है। अब देखो वापस देख लो, इंटरनल एनर्जी क्या होगी 3/2 nKT, सीधा सीधा हिसाब है। कैसे हुई ये ऊपर बता दिया, हाफ KT हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करती है, 3D का केस है, F=3 होगा, तो n पार्टिकल्स के लिए हो जाएगी 3/2 nKT। nKT को हम PV लिखते हैं, ये भी आपको यहाँ पे समझा दिया। और अगर ऐसा है तो अभी मैं एक चीज करूं कि अगर मैं इधर 0 पॉइंट एनर्जी लूं तो इधर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट प्रेशर, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन, या फिर सीधा लिख दो, इधर अगर E0 किया, हैंस कर देना वहाँ पे, हैंस 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगा P0V। P0 क्या है यहाँ पर 0 पॉइंट प्रेशर,
ये तो कैलकुलेट करना था 0 पॉइंट प्रेशर। सही है भाई। अब देखो पी नोट क्या हो गया यहाँ से, 2/3 ई नॉट बाई वी। एक तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। और ई नोट को आप रख सकते हो कुछ, ये जैसे आपने यहाँ पे पढ़ रखा है, देख रखा है, ठीक है। तो आप पी नोट को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/3 1/v, और ई नोट को आप यहाँ से लिख दो 3/5 v, और ये रो लिख दो, इसको रो लिख देता हूँ यार, रो ई फर्मी, ऐसे लिख सकते हो। और फिर क्या हो गया, ये 3 से 3 कट गया, 2/5 v से v भी कट गया, रो ई फर्मी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या है नहीं। जनरल वर्जन क्या है इसका, S/D+S रो ई फर्मी, ये जनरल वर्जन है। P है ये भाई, P है ये वाला P, ये रो है। प्लीज़ इन केस अगर आपको दिक्कत हो तो लो, ठीक है। पता होना चाहिए, वैसे तो काम कर रहे हैं, देख ध्यान होगा तो पता होगा। अच्छा, अभी डिपेंडेंसी की बात करें तो डिपेंडेंसी क्या होगी इसकी, ये जनरल वर्जन है, ठीक है भाई। डिपेंडेंसी की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, ऑन रो। सिंस ई फर्मी कैसे डिपेंड करता है भाई, रो के ऊपर, S/D, यहां से देख लो ना, बिल्कुल। और एक रो और आ रखा है यहां पर, तो पी नोट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रो का पावर S/D+1। यही आपके ई नोट का था, तो आप यहां से भी बोल सकते थे ये चीज़ तो, ठीक है ना। बट मैंने यह रिलेशन ऑब्टेन किया हुआ था, तो इससे भी बता दो, वही आएगी। ई नोट का भी तो यही था, S की पावर S/D+1, सही है। चलो नेक्स्ट, 0 पॉइंट प्रेशर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे कैलकुलेट करवा सकता है वो, ठीक है। जस्ट फर्मी एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट प्रेशर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकलवा सकता है। अब देखना कैसे क्या क्या निकलवा सकता है, देखो। नेक्स्ट है फर्मी टेम्परेचर। मैं कई देर से बोल रहा था कि आपको बताऊंगा फर्मी टेम्परेचर क्या है, तो अभी देखना फर्मी टेम्परेचर। TF, ठीक है भाई। ई फर्मी एट 0 केल्विन को, ई फर्मी एट 0 केल्विन, फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, उसको अगर हम KT थर्मल एनर्जी से कंपेयर करें, तो ये जो टेम्परेचर है इक्वल टू KT होता है थर्मल एनर्जी, तो इसको हम थर्मल एनर्जी, इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी लिखे हैं KTF। तो ये जो TF आएगा यहाँ पर, दैट इज योर फर्मी टेम्परेचर, दिस इज फर्मी टेम्परेचर। यह साफ ही दिख रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, ये इसका डेफिनेशन ही है, ध्यान रहे। टी फर्मी का, फर्मी टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है वो इसमें यही चीज़ आएगी हमेशा यहाँ पर, ठीक है। फर्मी एनर्जी एट T इक्वल टू 0 केल्विन। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। रही बात डिपेंडेंसी की, आप यहाँ से ई फर्मी का डिपेंडेंसी वही इसका हो जाएगा, तो आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं है। आगे की इसकी डिपेंडेंसी निकाल सकते हो मतलब खुद से। चलो मैं निकाल देता हूँ यार। टी फर्मी रो का पावर S/D तो होगा, क्योंकि फर्मी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई फर्मी के, फाइन है। अच्छा, और बात करते हैं, और तो इधर बात कर लेंगे फिर।
ये हो गया फर्मी टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं फर्मी मोमेंटम पे। फर्मी मोमेंटम, देखो फर्मी मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी एफ से। सिंस आपको पता है ना E = p²/2m, पता है ये चीज़। तो E फर्मी अगर बात कर रहे हो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा P फर्मी का (²/2m). ये वही है जीरो वाला ही है ना, क्योंकि आप 0 केल्विन पे बात कर रहे हो। वैसे भी उसका तो डेफिनेशन 0 केल्विन पे और यहाँ पे 0 केल्विन पे बात कर रहे हो। तो P फर्मी क्या हो जाएगा √2m E फर्मी ओवर एंड आउट। ठीक है, डिपेंडेंसी है ई फर्मी का आपको पता ही है, तो इसका पता लग जाएगा। सही है, वो टेंस अब लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ बताना था वो बता दिया मैंने, है ना। अभी आप खुद से कर सकते हो इस चीज़ को। फर्मी वेलोसिटी भी पूछ सकता है आपसे। फर्मी वेलोसिटी क्या होगा VF। ठीक है, कैसे निकालें। अबे PF पता है तो MVF कर दे। VF क्या हो जाएगा PF/m। तो VF क्या हो जाएगा PF तो तेरे को पता ही है ये रहा, तो हो जाएगा √2m EF/m है, तो उसको m² कर दूँ तो 2E/m हो जाएगा। ठीक है, टू EF/m। और भी कुछ पूछ सकता है, लाइक फर्मी वेवलेंथ पूछ ले। फर्मी वेवलेंथ को λf से डिनोट करते हैं। कैसे निकलेगी λf = क्या होता है λ = h/p। तो pf तो पता ही है आपको, तो ये भी हो जाएगा h/√2m E फर्मी। सही है। फर्मी वेव वेक्टर भी पूछ सकता है। वेव वेक्टर, ओह क्या बात है, वेव वेक्टर भी पूछ सकता है। इसको डिनोट किससे करते हैं kf से। ठीक है, kf क्या होगा ओके kf होगा आपका, यहां से निकाल लो ना, k = क्या होता है 2π/λ आ जाएगा। kf = 2π/λf। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, कई बार फर्मी फ्रीक्वेंसी पूछ ले, इतनी चीज़ कर ली तो फर्मी फ्रीक्वेंसी भी कर ही लो। तो आप ई फर्मी को h फर्मी रख देना, आ जाएगा। ठीक है, फर्मी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो ई फर्मी को आप h⁻ω फर्मी रख देना, उस टाइम ये आ जाएगा फर्मी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये था पूरा आपका फर्मी गैस एट T = 0 केल्विन। ठीक है, अभी एक चीज़ और कर लेते हैं लगे हाथ, फर्मी गैस एट टेम्परेचर T। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। हटाओ फर्मी गैस एट टेम्परेचर T, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फर्मी गैस एट टेम्परेचर T पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर फिर क्यों करवा रहे हो। एक्चुअल में पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ। चलो, समटाइम्स हो सकता है ना यार आप इमरजेंसी में फंस जाओ, तो कुछ तो रहना चाहिए ना। जैसे मैं बताऊँ मेरी इमरजेंसी, जो फर्मी एनर्जी एट टेम्परेचर T का एक्सप्रेशन होगा वो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, और
मैंने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, तीनों जगह वो क्वेश्चन पूछा मेरे से, बड़े मतलब उसकी बात है, बट मेरे से वो क्वेश्चन पूछा। अब क्या था मुझे नहीं पता क्यों पूछा गया, और मैंने इंटरव्यू के नाम पे सिर्फ वो फॉर्मूला ही पढ़ा था। ये भी देखो गजब की बात थी, और तीनों जगह सेलेक्ट भी हुआ। ठीक है, तो ये तो कुछ भी मानो यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक खास बात और थी कि जो तीनों इंटरव्यू हुए उनमें लगभग सेम क्वेश्चन पूछे मेरे से, पता नहीं कैसे हुआ, मतलब तीनों इंटरव्यू मेरे सेम टाइप के हुए, मैक्सिमम अगर बात करें तो सेम टाइप के हुए। कहाँ माइंड हैक हुआ उनका, भगवान जाने। किस दिन बताऊंगा फ्री माइंड से। इंटरव्यूअर जो सामने है उसको तुम अपने उसमें ला सकते हो, फ्रेम में, और फिर उससे बात कर सकते हो। मैंने यही किया था। स्ट्रांगली तो नहीं बोलूँगा ये चीज़, बट समहाउ मैंने ट्राई किया और मैं सक्सेस था। अब वो किसी पे लग जाता, किसी पे नहीं लगता, ठीक है, वो अलग इश्यू है, बट मेरा तो हो गया था, मतलब पार। ये भी एक आर्ट है भाई, सीखना चाहिए तुमको, इंटरव्यूअर को अपने कब्जे में करना, जो तुमको खाने के लिए तैयार बैठा होता है। तो देखो अभी इसमें थोड़ा बुक हेल्प लेना पड़ेगा, उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं कैसे। देखो टॉपिक आपका क्या बोलते हैं, फर्मी गैस एट नॉन जीरो लो टेम्परेचर, एट नॉन जीरो लो टेम्परेचर T, लो टेम्परेचर T, दैट इज लेस देन दिस वन। ठीक है, तो स्ट्रांगली डिजनरेट तो है, ये स्ट्रांगली डिजनरेट तो है। तो जो भी मामला था कि A ग्रेटर देन 1 होगा, जो भी अल्फा पे कंडीशन थी, जो भी, और ये तो होगा ही आपका, ये तो होता ही है फर्मी के लिए। ठीक है, अब की बार इसको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू स्ट्रांगली डिजनरेट में क्या होती है यार, A ग्रेटर देन 1 हो तो अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, और फर्मी एनर्जी क्या होती है फिर, पॉजिटिव होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो डेटा है स्ट्रांगली डिजनरेट गैस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फर्मी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा। देखो इस सब के बाद में आप यही बात करते हो, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हो। चलो उसको कर लेते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस बार क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस बीटा ई प्लस 1 होता है, और अल्फा की जगह आप डालोगे माइनस म्यू बाई के टी होता है अल्फा, इसकी जगह डालोगे माइनस ई फर्मी टी बाई के टी, बीटा की जगह 1/के टी डालो तो एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1/e का पावर ई माइनस ई फर्मी एट टेम्परेचर टी डिवाइड बाई के टी प्लस 1, ये तो हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ है वो आपको बताई दिया था कि कैसे डेविएट होता है। अगर t इक्वल टू 0 टेम्परेचर से आगे की बात करते हैं तो वो उसकी ग्राफ हो जाएंगे, और एक्सप्रेशन यही रहेगा। अच्छा, अब ई फर्मी निकालना है भाई, यही तो करते हैं नेक्स्ट काम। अब ई फर्मी निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या करते हैं, एफ ऑफ ई जी ऑफ ई डी। ठीक है, और अब देखो आप बात कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई तो आपका ये रहा 1/e माइनस ई फर्मी बाई के टी। मैं ये टी को हटा रहा हूँ, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हम टी टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन फिर उल्टा सीधा हो जाता है। प्लस 1 ये तो हो गया एफ ऑफ ई। जी ऑफ ई वही आएगा आपका जो लिखा था आपने, 4πv h क्यूब √2m m e का पावर हाफ डी। उस टाइम तो क्या था कि, और ये लिमिट होगी 0 to ∞। उस टाइम क्या था कि ये मामला है ना 1 हो गया था, ये वाली चीज़ है ना 1 हो गया था, ये वाली चीज़। और उस टाइम तुम्हारे लिए फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो गया था, और वो लिमिट भी 0 to e फर्मी हो गया था। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। ई फर्मी यहाँ पर है,
एक्सप्रेशन में, तो आ तो जाएगा इससे ई फर्मी आएगा। अगर हम एन कैलकुलेट करते हैं तो ई फर्मी आएगा हम पे, बट अब तुम खुद देख सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड कितना है। मतलब एक्चुअल में आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। जी एस 4πv/h³ √2m 0 to infinity e⁻½ और ये चीज़ e माइनस ई एफ वो एक ही है, ऐसे लिख दो चाहिए ना, बाई KT + 1 DE। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब ये आसान तो है नहीं, तो और सेम अगर मैं जीरो पॉइंट एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी की बात करूं तब भी ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, तब भी आपको ऐसे ही एक इंटीग्रेशन आएगा, उसमें e⁻³ होगा यहाँ पे, बिल्कुल साफ साफ पता है ना। सिमिलरली टोटल एनर्जी भी क्या होगी, टोटल एनर्जी E, ये चीज़ आएगी। आप हैबिचुअल हो चुके हो इस बात की, अब ना तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 0 to infinity e⁻³ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक बार e से मल्टीप्लाई होता है इस फैक्टर में, ठीक है। तो ये हो गया e⁻e -EF/KT + 1 DE। अब ये दोनों इंटीग्रेशन सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इनका जो रिजल्ट है उसको डायरेक्टली रिमेंबर करें, उसको याद रखें, ठीक है। अब रिजल्ट लिख देता हूँ फिर मैं। तो ये रिजल्ट होता है, सिंस लिख देना ये बात भी आपको, ताकि ध्यान रहे कि हाँ क्या किया है यहाँ पे, या फिर ढूंढते फिरोगे कहाँ से आ गया, उठा के उड़ा के ले आए गुरुजी। सिंस these integrals are complicated, complicated है, so let we remember the formula directly। लिख देना तुम खुद से। ई फर्मी टेम्परेचर पर ये होगा ई फर्मी 0। वो अलग बात है मुझे आज याद नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में तो मैं रट के गया था, कसम से यही पूछा था मेरे से, तीनों जगह गजब बात थी। पाई KT, और अच्छा हुआ था इंटरव्यू, मतलब काफ़ी देर तक हुआ था। मोहाली में तो बहुत टाइम लिया उन्होंने। ये है, ठीक है। और E का एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूँ। E का एक्सप्रेशन है आपका 3/5 NE फर्मी 0 1 + 5/12 पाई KT और ई फर्मी का स्क्वायर, ठीक है जी। और P का भी लिख देता हूँ। P वैसे फाइंड आउट कर सकते थे तुम, अगर ये दोनों पता है तो, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ 2/5 NE फर्मी 0/V, यहाँ पे कर देता हूँ N/V, ठीक है। 1 + 5/12 पाई KT ई फर्मी 0 का स्क्वायर, ठीक है। और CV का और देखो, हालांकि CV को आप निकाल सकते हो, ये चीज़ करना है बस, ठीक है। फिर मैं लिखवा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ½ NK² पाई² ई फर्मी 0 T। इसको तो हम फाइंड आउट भी कर सकते थे, ठीक है। ये स्टेप से है कि CV है सम कांस्टेंट ये चीज़ इनटू T, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है
कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा याद रख लो आप डायरेक्टली, और ये तो निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना है, कहाँ है इसका, इसमें देखो ये चीज़ तो है 1 के साथ में, ये तो है कांस्टेंट, इसका 0, इस टर्म का बचेगा, इस टर्म का आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो ये आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो भी था, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब एक लास्ट चैप्टर बचेगा आपका फेज ट्रांजिशन, ठीक है, उसके बाद में स्टेट ख़त्म हो जाएगी। चलो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।